हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज दैट विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक विच इज पार्लियामेंट। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी पार्लियामेंट की सीरीज भी चल रही है। एज यू नो, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सो यहाँ पर जो हमारा पार्लियामेंट सेशन रहेगा उसमें जितने भी हमारे सेशंस रहेंगे, चाहे 5 या 6, इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट चैप्टर से रिलेटेड हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो आज का सेशन भी उसी से डेडिकेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। आपके पास ऑप्शंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इज द डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो आपको बताना है कौन जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है। सो वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम आर्टिकल 108 की बात करते हैं वहां पर आपको जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन देखने को मिलती है और इसको प्रिसाइड कौन करता है, इट इज द स्पीकर। यहां पर भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन से फॉलो होते हैं, सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द लोकसभा। जो लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वही फॉलो होते हैं। मान लो स्पीकर नहीं है तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है, डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन यहां पर प्रिसाइड नहीं करते हैं, इट इज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, राइट। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे जॉइंट सिटिंग के बारे में पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statements. The joint sitting of both the houses of the parliament in India is sanctioned under article 108 of the constitution. The first joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha was held in year 1961. The second joint sitting of both houses of Indian parliament was held to pass the Banking Service Commission repeal bill. आपको बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट डी 1, 2 and 3। हाँ जी, आंसर्स प्लीज। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है दैट इज डी। मुझे तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं। आज तक आपको 3 जॉइंट सिटिंग्स देखने को मिली हैं। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन के लिए आपको देखने को मिली थी पहली जॉइंट सिटिंग, ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलता है विच इज द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल, और तीसरा आपको देखने को मिलता है विच इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज विच इज पोटा, ठीक है। सो उसके लिए आपको थर्ड जॉइंट सिटिंग देखने को मिली थी इन 2002। सो ये 3 जॉइंट सिटिंग्स ही हुई हैं, यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो अभी तक हमें जॉइंट सिटिंग्स 3 देखने को मिली हैं ना। पहली आपको जॉइंट सिटिंग देखने को मिली 1961 में, उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो जॉइंट सिटिंग, सेकंड जॉइंट सिटिंग आपको देखने को मिलती है बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल में, और तीसरा दैट इज पोटा, राइट। आई एम सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, पहला है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, दूसरा है मनी बिल, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपको बताना है किस किस के लिए जॉइंट सिटिंग बिठाई जा सकती है। ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट डी 1, 2, 3। सो जॉइंट सिटिंग जो आपको आर्टिकल 108 में देखने को मिलती है वो किसके लिए वैलिड है, ये क्वेश्चन है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है विच इज ओनली 1। देखिए, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए ही जॉइंट सिटिंग बिठाई जा सकती है। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू नीड टू रिमेंबर कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बिठाई जा सकती है। इट इज जस्ट एंड जस्ट फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। क्लैरिटी है, ठीक है। अगेन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विद रेफरेंस टू स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ स्पेशल एड्रेस के बारे में पूछा हुआ है। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग, सिटिंग नहीं है बच्चे, जॉइंट मीटिंग है, ठीक है। सो जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट at the commencement of the first session after each general election of the house of the people and at the commencement of the first session of each fiscal year. Second है, the president in his address informs the parliament of the causes of its summons. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और is it D, neither 1 nor 2. So आपसे जॉइंट मीटिंग के बारे में पूछा गया है जिसको हम स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। देखिए, वैसे प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं वो एड्रेस नहीं करते हैं, ना ही उनको अटेंड करते हैं। इट इज जस्ट द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। अब वो कब होता है दैट यू हैव टू टेल मी, राइट। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए।
राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं, आंसर दोनों ही बच्चे करेक्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है वो कब कब होता है? अगर हम स्पेशल एड्रेस की बात करते हैं, आफ्टर एवरी ईच फिस्कल ईयर, हमेशा जब फिस्कल ईयर खत्म होता है उसका जो पहला आपको सिटिंग देखने को मिलती है वहां पर आपको जॉइंट मीटिंग देखने को मिलती है। दूसरा, जब भी कोई नई लोकसभा बनती है, तो जब भी नई लोकसभा बनती है उसकी जो पहली सिटिंग होगी वो भी स्पेशल एड्रेस होगा ना। जनरली आपने इसको मोशन ऑफ थैंक्स भी पढ़ा होगा, राइट? सो मोशन ऑफ थैंक्स क्या कहलाता है? सो बेसिकली ये जो भी सेशंस हैं, मतलब आफ्टर ईच फिस्कल ईयर एंड आफ्टर when a new Lok Sabha is formed, right? So motion of thanks आपको देखने को मिलता है, very very important, and this motion of thanks should be passed. अगर ये पास नहीं होता है तो आप मान के चलिए गवर्नमेंट की डिफीट हो जाएगी, राइट? क्लैरिटी है? सो इसमें होता ही क्या है, वो एड्रेस इन्फॉर्म किया जाता है पार्लियामेंट को कि भाई मैं क्यों समन कर रहा हूं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं और सरकार जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाह रहा है उसको बेसिकली यहां पर प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। क्लैरिटी है? ठीक है जी। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं, आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Recently, a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज इट डी, नीदर 1 नॉट 2? हाँ जी। सो स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड अटेम्प्ट द आंसर। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर बच्चे डी आपको देखने को मिलता है, नीदर 1 नॉट 2 ना। अगर हम प्राइवेट मेंबर की बात करते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं है वो सारे के सारे मेंबर्स क्या बन जाते हैं? प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं। तो यहां पर जो लिखा हुआ है बट नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज रॉन्ग, राइट? सो प्राइवेट मेंबर्स कौन है? वो सारे मेंबर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं है। बाकी जितने भी बचे हुए आपको एमपीज देखने को मिलते हैं वो क्या बन जाते हैं? प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं। नाउ इट इज सेड कि रिसेंटली आपको पहला प्राइवेट मेंबर बिल पास होता हुआ दिखा नहीं, अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलता है 13 to 14 बिल्स हैव बीन पास्ड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बिल्स पास नहीं हुए प्राइवेट मेंबर, बट 13 to 14 हैव बीन पास्ड। सो इसीलिए जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, while nominated members of both the house of the parliament have no voting rights in the presidential election, but they have right to vote in the election of vice president. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है, only 1, only 2, both 1 and 2, और is it D, neither 1 nor 2? Again, a very factual statement and बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो कोशिश कीजिए इसको अटेम्प्ट करने की, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन अटेम्प्ट द आंसर। हाँ जी, ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है दैट इज ओनली 2। नाउ जो चेयरमैन है, देखो वो तो मेंबर नहीं होते हैं उस हाउस के, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, तो ही इज नॉट द मेंबर। लेकिन जब हम डेप्यूटी चेयरमैन की बात करते हैं, ही इज द मेंबर ऑफ द हाउस, क्योंकि उनको इलेक्ट किया जाता है अमंग द मेंबर्स ओनली, राइट? सो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, while nominated members of the both the houses they do not participate in the elections of the president, क्योंकि elections of the president में कौन कौन participate करता है? Only the elected members of Lok Sabha, elected members of Rajya Sabha, elected members of state legislative assemblies and elected members of UTs with legislatures, right? So elected members ही participate करते हैं। लेकिन जब हम vice president की बात करते हैं तो vice president में elected and nominated members of the parliament they participate, ठीक है? सो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, आंसर क्या बन जाता है? बी। क्लैरिटी है? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। सेकंड है, नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है, all the disbursement made from the public account also need authorization from the Parliament of India. आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, 1 and 2, 2 and 3, 2 only, और इज इट डी, 1, 2, 3? हाँ जी। सो आपसे यूनियन गवर्नमेंट की रेफरेंस में ये 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। अगेन वेरी फैक्चुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए।
ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है सी, विच इज 2 ओनली। ना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं है, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। सो वो एक्चुअली में क्या प्रिपेयर करता है, दैट इज द यूनियन बजट। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यस, व्हाट यू नीड, अप्रोप्रिएशन बिल। सो अप्रोप्रिएशन बिल जब तक एक्ट नहीं बन जाएगा, मतलब जब तक उसको पास नहीं किया जाएगा, आप 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते हैं। सो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो उन्होंने बोला है जो भी डिसबर्समेंट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से करी जाएगी उसके लिए भी ऑथराइजेशन चाहिए, उसके लिए ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। सो एज यू नो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकाला जाएगा तो ऑथराइजेशन चाहिए, लेकिन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाए पैसा तो आपको कोई ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, दैट इज व्हाई योर ऑप्शन इज ओनली 2 करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 8, all revenues received by the government of India by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to। किसको क्रेडिट होते हैं? तो जो भी टैक्सेस हम पे करते हैं तो सरकार वो किस में कलेक्ट करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और डिपॉजिट्स आर एंड एडवांसेस फंड। सो आपको बताना है किस फंड में जाती हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क करने की कोशिश कीजिए। ऑल राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है विच इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट की बोरोइंग्स आपको देखने को मिलती हैं, वो सारी कहां पर क्रेडिट होती हैं, दैट इज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस इज द मेन फंड, ठीक है। सो कल को सरकार ने कोई खर्चा करना है, कल को सरकार की कोई भी रिसिप्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, वो सारी कहां पर कलेक्ट होती हैं, दैट इज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following statement about money bill is not correct? कौन सा correct नहीं है? A money bill can be tabled in either house of the parliament. The speaker of Lok Sabha is the final authority to decide whether bill is a money bill or not. C. The Rajya Sabha must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for the consideration within 14 days. The president cannot return a money bill to the Lok Sabha for reconsideration. You have to tell कौन सी इनमें से, इन चारों में से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग मनी बिल। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। सो सभी को पता है मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहां पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओनली इन लोकसभा। दैट इज व्हाई आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। स्पीकर के पास फाइनल अथॉरिटी है कि वो ही डिसाइड करता है ये मनी बिल होगा या कोई और बिल होगा। दूसरा, जो राज्यसभा है उसके पास मनी बिल के रिगार्डिंग ज्यादा पावर्स नहीं है, वो सिंपली 14 दिन के लिए इसको डिले कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, अब प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न, क्यों? क्योंकि मनी बिल को प्रेजेंट ही कैसे किया जाता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नीडेड, दैट इज व्हाई वो रिकंसिडरेशन के लिए इसको नहीं भेज सकता। इसीलिए जो डी स्टेटमेंट है वो भी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो इनकरेक्ट कौन सी बन जाती है, दैट इज ए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन 10। Which of the following is responsible for preparation and presentation of the union budget in the parliament? Department of Revenue, Department of Economic Affairs, Department of Financial Services, or is it D, Department of Expenditure? So you have to tell कि भाई यूनियन बजट की प्रिपरेशन में कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प करता है। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एवरीबडी नोज, लेकिन उस मिनिस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट हेल्प करता है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको देखने को मिलता है विच इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये हम पढ़ के भी आए हैं। यू हैव टू रिमेंबर, जो यूनियन बजट की प्रिपरेशन है वो यही डिपार्टमेंट आपको करता हुआ दिखता है, राइट। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ एज यू नो, जितने भी पार्लियामेंट के क्रूशल आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, वी विल बी कवरिंग दैट, चाहे फिर 2 और सेशंस लग जाएं, नो इश्यूज इन दैट। We will be completing parliament in detail, right? So अगला सेशन भी हमारा पार्लियामेंट से ही रिलेटेड रहेगा। पार्लियामेंट वाला चैप्टर बड़ा भी है, लेंदी भी है और बहुत सारे उसमें आपको फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करके दे दी जाए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।